सबसे पहले आपके लिए सबसे जरूरी खबर, आज अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो यह खबर आपके लिए, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया, भारी बारिश का। तो अगर आप यूपी या उत्तराखंड में रहते हैं तो आप मौसम का हाल देखकर ही घर से निकलिए। बिल्कुल, दरअसल यूपी में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। कई इलाकों तक मूसलाधार बारिश के आसार भी बताए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि कल यूपी में मानसून ने दस्तक दे दी थी। कई इलाकों में कल बारिश भी देखने को मिली। वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते यूपी के बिजनौर और अमरोहा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, जो कि आगे खतरा भी बन सकता है। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और अगर ऐसे ही बढ़ता रहा, बारिश होती रही तो कई इलाकों में खतरा पैदा हो जाएगा। भारी बारिश का अलर्ट है आज भी। जाहिर सी बात है, अगर आज ऐसे ही बारिश होती है जैसा कि अनुमान है, तो ये न सिर्फ लोगों के लिए, उन लोगों के लिए चेतावनी है जो कि नदी तटों पर रहते हैं और जहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। लगातार नदियों के जलस्तर में इजाफे की खबर है। कल भी कई इलाकों में भारी बारिश हुई थी। बिल्कुल, तो मॉनसून का आगाज हो गया है यूपी उत्तराखंड में और भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो चलिए आज अब जान लेते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस वक्त लखनऊ से, सूबे की राजधानी से इस वक्त हमारे साथ है, सीधा कनेक्ट है। उनसे जानते हैं कि मौसम विभाग क्या कह रहा है आज उत्तर प्रदेश के लिए, और मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए थे अफसरों को कि मानसून से पहले अपनी तैयारियां पूरी कर लें 30 जून तक, उस बाबत क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास शैलेश? राजन, देखिए, अगर बात राजधानी लखनऊ की करें या पूरे उत्तर प्रदेश की करें तो 30 से ज़्यादा जिलों के लिए पहले अलर्ट था, लेकिन अब ये बढ़ चुका है। और क्योंकि मानसून का देखिए सीज़न है, दस्तक है, ऐसे में फिलहाल मौसम इसी तरह से आँख मिचौली करेगा। कल की अगर हम बात करते हैं राजधानी लखनऊ को लेकर, तो भीषण बरसात कल हुई, पूरा दिन बरसात हुई, लेकिन शाम के बाद बरसात रुक गई और उसके बाद जो है अभी तक बरसात रुकी ज़रूर है, लेकिन बादल आसमान में छाए हैं। सड़कें जो हैं वो गवाही दे रही हैं कि किस तरह से कल दिन भर देखिए आप बरसात हुई शाम तक, लेकिन अभी तक सड़कों पर जिस तरह से पानी जो है हल्का हल्का आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और दूसरी तरफ आज सुबह सुबह सूर्यदेव ने दर्शन जरूर दिए, लेकिन अब अगर हम अभी बात करें तो देखिए बादलों में छुपे हुए हैं और बादल जो हैं वो फिर से आसमान, राजधानी लखनऊ के आसमान पर छाए हुए हैं। और मौसम विभाग की माने तो आज कल फिलहाल इसी तरह का मौसम रहेगा। पूरे धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में ऐसे ही बरसात का मौसम बना रहेगा। जहाँ तक बात करें मुख्यमंत्री के निर्देशों की, तो उन्होंने देखिए साफ तौर पर ये कहा, जितने भी नगर विकास विभाग को लेकर खासतौर से उनके निर्देश रहे कि कहीं पर भी जल जमाव की स्थिति नहीं आनी चाहिए, कहीं पर भी बाढ़ को लेकर जो अपनी तैयारियां हैं वो बेहतर की जाए। और इसे लेकर अगर हम आपको बताएं कि 2 दिन पहले की बात है, परसों की, जब मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के साथ एक बैठक भी की थी, बाढ़ को लेकर जो कार्य होते हैं, उससे बचाव को लेकर जो कार्य होते हैं उनको लेकर। और उस बैठक में साफ तौर पर ये अधिकारियों को कहा गया कि बरसात का मौसम देखिए लगभग आ चुका है, ऐसे में कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए बाढ़ को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी एक बैठक हुई थी, उसमें जो निर्देश दिए गए थे उसकी समीक्षा भी की गई। और बात करें लखनऊ नगर निगम की अगर, तो पिछले साल के मुकाबले, जैसे हम पिछले साल देखते थे कि पहली ही बरसात में बहुत बुरा हाल हो जाता था जल जमाव को लेकर, तो उसके मुकाबले अगर हम देखते हैं तो हमें कल स्थिति कुछ बेहतर दिखी है। लेकिन जो असल पोल है वो तब सामने आती है जब बरसात लगातार होना शुरू होती है। तो देखना ये होगा कि एक दिन की बरसात में तो स्थितियाँ बहुत खराब नहीं दिखी, लेकिन क्योंकि अभी जैसे हमने दिखाया कि सड़कें जो है थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा है, लेकिन ये देखना होगा कि जब लगातार शैलेश ये स्थिति तब है जब सिर्फ एक दिन की बारिश हुई है और लगातार अभी बारिश नहीं हो रही है, अभी बारिश शुरू की हुई है। अब बिल्कुल सही बात है, आपने कहा कि ये परीक्षा तो तब होगी जब लगातार कुछ दिन बारिश हो और फिर ये पता चले कि क्या स्थिति है। शैलेश हमारे साथ आप बने रहें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए पहली बारिश में ही निगम की पोल खोल दी है। देखने वाली बात है आगे क्या और देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज सुबह मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। बिल्कुल, सीएम अक्सर गोरखपुर में जनता दरबार लगाते भी हैं और आज भी सीएम ऐसा ही करते हुए नजर आएंगे। जनता दरबार में सीएम योगी लोगों की समस्याएं सुनकर उसके समाधान के लिए भी निर्देश देंगे। गोरखपुर के दौरे पर कल ही पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज लोगों की समस्याएं सुनेंगे। जब भी वो गोरखपुर में होते हैं तो जनता दरबार के जरिए फरियादियों की समस्याएं सुनते हैं और तत्काल उसके समाधान के निर्देश देते हैं। तो सुबह 10:30 बजे संचारी रोग अभियान की शुरुआत करेंगे, शाम 4 बजे उद्यान विभाग की
समीक्षा करेंगे। शाम 5 बजे फायर स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। शाम 6:30 बजे मुक्ति गाथा कार्यक्रम होगा। सुबह 10:30 बजे संचारी रोग अभियान की शुरुआत करेंगे, तो ये कार्यक्रम रहने वाला है। शाम 4 बजे उड्डयन विभाग के साथ भी समीक्षा करेंगे। शाम 5 बजे फायर स्टेशन का लोकार्पण करेंगे और शाम 6:30 बजे मुक्ति गाथा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वही सीएम योगी आज गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से एक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल संक्रामक बीमारियों के खिलाफ आज से यूपी में एक बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। जी हाँ, इंसेफेलाइटिस, डेंगू और इन जैसी अन्य संक्रामक बीमारियों के खिलाफ आज से अभियान की शुरुआत होगी। तो वही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक नोएडा के जिला अस्पताल से इस अभियान में शामिल होंगे और अभियान के तहत पूरे प्रदेश में बीमारियों की स्कैनिंग होगी, इलाज भी किए जाएंगे। इसके अलावा इन संक्रामक बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा ताकि लोगों की सहभागिता से इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सके और इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ ही कई अन्य संबंधित विभाग भी अपना योगदान देंगे। शैलेश अरोड़ा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संक्रामक बीमारियां शैलेश बारिश के दिनों में बहुत बढ़ जाती हैं, हम सब जानते हैं, और इस पर नियंत्रण जो है वो कैसे पाया जाए, ये हमेशा हर वर्ष हमने देखा है कि इस सीजन में एक चुनौती की तरह सामने आता है। इस बार क्या विशेष होने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से राजेंद्र, जब ये मौसम आता है मानसून की दस्तक के साथ ही जो संचारी रोग हैं उनकी भी दस्तक हो जाती है और उसके बाद में स्थितियां जो है, हमने अगर पिछले सालों की बात करें, कुछ साल पहले जाएं तो देखें तो संचारी रोग के चलते जो बीमारियों के जो केसेस होते थे बहुत अधिक होते थे। लेकिन इस बात में दो राय नहीं है कि निश्चित रूप से इसके ऊपर काफ़ी काम किया गया और अब जो ये एक अभियान की तरह से इसको लिया जा रहा है। हर साल आप देखिएगा तो 1 जुलाई से ये संचारी रोग अभियान शुरू होता है और उसका असर है कि जिस पूरी पुख्ता तैयारी से हो रहा है, तो आप जैसे गोरखपुर और पूर्वांचल की हम सबसे पहले देखिए बात करें तो जेई का जो प्रकोप हुआ करता था जापानी इंसेफ्लाइटिस से, जहाँ कई मौतें हुआ करती थी, वहाँ पर हालात अब बदल चुके हैं और लगातार उसे सरकार भी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखती है। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो तमाम मन से वो इस चीज़ का जिक्र भी करते हैं। इसी तरह से और जो संचारी रोग हैं उनको लेकर भी पिछले कुछ सालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। इस अभियान के तहत घर घर भी लोग गए, तो निश्चित रूप से उस अभियान का असर दिख रहा है और इसी कड़ी में आज से फिर से जो संचारी रोग अभियान की शुरुआत होने वाली है, सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री करेंगे गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से। तो काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि पूरे अभियान के दौरान व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, कैसे इन हालात से निपटा जाए संचारी रोग के, उसको देखा जाएगा ताकि आने वाले दिनों में इससे जुड़े जो केसेस होते हैं उनकी संख्या को न्यूनतम किया जा सके। तो आज से इस बड़े अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश में, राजधानी लखनऊ में भी होगी। कई बार मुख्यमंत्री देखिए लखनऊ से शुरुआत की इस अभियान की, लेकिन आज वो गोरखपुर से इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज से, यानी वो जिला जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जेई से प्रभावित रहा, जापानी इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित रहा, पूर्वांचल का क्षेत्र है। तो ऐसे में काफ़ी अहम हो जाता है ये अभियान इन सभी चीज़ों को देखते हुए। बिल्कुल ठीक आपने शैलेश, और गोरखपुर में है मुख्यमंत्री बीआरडी मेडिकल कॉलेज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जापानीज इंसेफेलाइटिस से बहुत प्रभावित रहा है क्षेत्र, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर बहुत फोकस भी किया है, सत्ता में आने से पहले भी और सत्ता में आने के बाद और ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। तो आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के मौके पर वो यूपी बोर्ड के टॉपर्स को लैपटॉप बांटेंगे। साथ साथ आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव की हार के बाद पहली बार वो आज मीडिया के सामने भी आएंगे। टॉपर्स को लैपटॉप बांटने का कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे समाजवादी पार्टी ऑफिस पर होगा। अखिलेश यादव यूपी बोर्ड प्रदेश में प्रथम 5वें स्थान तक के मेधावी छात्रों को लैपटॉप देकर सम्मानित करेंगे। वहीं आज जन्मदिन पर अखिलेश को बधाई देने वाले नेताओं का भी पार्टी कार्यालय पर तांता लगेगा। सुबह 11:30 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय पर यूपी बोर्ड के टॉपर्स को लैपटॉप बांटेंगे अखिलेश यादव। आज उनका जन्मदिन है और आज वो मीडिया से मुखातिब होंगे। जाहिर सी बात है, मीडिया के प्रश्न बहुत सारे हैं रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में उनकी हार के बाद से, तो देखना होगा कि उन प्रश्नों का, बल्कि उन कठिन प्रश्नों का उत्तर अखिलेश यादव आज क्या देते हैं। बिल्कुल, तो तमाम तैयारियां भी कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। सपा कार्यालय पर आज कई कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। और वहीं आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में मथुरा कोर्ट में सुनवाई होगी। और आज वादी महेंद्र प्रताप सिंह, वादी रंजना अग्निहोत्री, वादी मनीष यादव, वादी दिनेश कौशिक, वादी सौरभ गौड़ और छात्राओं के प्रमुख वादों सहित लगभग
1 दर्जन जो वाद हैं यानी मुकदमे हैं उन पर सुनवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, तो वादियों ने अपने वादों में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की है और साथ शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी कराने की भी मांग की गई है। वहीं मस्जिद की फोटोग्राफी कराने की भी मांग की गई है। इधर शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज ना पढ़ने देने और कमीशन नियुक्त करने जैसी तमाम मांगे भी की गई है। मथुरा के जिला कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई होगी आज। बहुत महत्वपूर्ण दिन आज। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने के वाद है। कई याचिकाएं हैं और 12 याचिकाओं पर आज सुनवाई है। विवाद से जुड़े करीब 12 मुकदमे हैं। तो ये दिन आज जुलाई की पहली तारीख, छुट्टियों के बाद आज कोर्ट खुल रही है और 12 मुकदमे आज श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर 12 जो वाद हैं उन पर सुनवाई होने जा रही है। तो मथुरा के जिला कोर्ट में आज ये सुनवाई होगी। सबकी नजरें फिलहाल इस सुनवाई पर टिकी हुई हैं। क्या होगा इस सुनवाई में, ये बहुत दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण, लगभग सारे देश की निगाहें हैं कि मथुरा की जिला कोर्ट किस तरीके से सुनवाई को करती है, कैसे आगे बढ़ती है। चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है एक सीमित समय में इन मुकदमों की सुनवाई को समाप्त होना है। तो देखिए, यूपी पुलिस ने टास्क फोर्स में मिलावटी और नकली खून बेचने वाली गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह राजस्थान के अलग अलग इलाकों से मिलावटी खून लाकर यूपी के जिलों में तस्करी कर रहा था और इस गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिलावटी और नकली खून का काला कारोबार राजस्थान से यूपी तक फैला जाल। इंसानी खून के तस्करों का भंडाफोड़। पकड़े गए खून के सौदागर। जी हां, पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो 7 मौत के सौदागर हैं जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। पैसे कमाने की इनकी ललक कि मिलावटी और नकली खून का धंधा कर मोटी कमाई कर रहे हैं। खून का ये काला खेल राजस्थान से यूपी तक चल रहा था। इंसानी खून के इन तस्करों ने यूपी के कई जिलों में अपना जाल फैला रखा था। राजधानी में खून के गंदे धंधे का खुलासा करते हुए एसटीएफ ने 2 बड़े ब्लड बैंक पर छापा मारा है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठाकुरगंज का मिड लाइफ चैरिटेबल ब्लड बैंक है जहां पर खून का काला धंधा हो रहा था। राजस्थान से अवैध तरीके से, अवैध दस्तावेजों के माध्यम से खून की तस्करी करके लखनऊ लाया जाता था और यहाँ पर खून में सलाइन वाटर मिलाकर उसकी मात्रा बढ़ाई जाती थी और अलग अलग ब्लड बैंकों में सप्लाई किया जाता था। इंसानी खून की तस्करी के काले कारोबारी में ब्लड बैंक के मालिक, अस्पताल मालिक और लैब टेक्नीशियन शामिल हैं, जिन्हें यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अवैध खून का काला धंधा राजस्थान से चल रहा था। वहां से 700 से 800 रुपए में ब्लड बैग खरीदकर लखनऊ लाए जाते थे। इन ब्लड बैग पर फर्जी अस्पतालों का स्टिकर लगाकर फर्जी दस्तावेज बनाए जाते थे, जिसके बाद यह मिलावटी और नकली खून यूपी के कई शहरों में सप्लाई होता था। खून की सप्लाई लखनऊ, बहराइच, उन्नाव, हरदोई के कई ब्लड बैंकों में की जाती थी। खून के सौदागरों ने अलग अलग जिलों में एजेंट रखे हुए थे, जिनकी अस्पताल से ओटी तक दखल थी। पुलिस ने खून के तस्करों के पास से 302 यूनिट ब्लड बैग, 32 फर्जी कागजात और क्रेडिट कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस ने खून को जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि खून को जयपुर के तुलसी ब्लड बैंक, पिंक सिटी ब्लड बैंक, रेड ड्रॉप ब्लड सेंटर से खरीदा जाता था। यही नहीं, खून के खेल के कारोबारी गुरुकुल ब्लड सेंटर, ममता ब्लड बैंक, मानवता ब्लड बैंक, चुरू के शेखावटी ब्लड बैंक से भी खून की खरीदारी करते थे, जो हरदोई के संडीला में यूनिवर्सल ब्लड बैंक, फतेहपुर में आभा ब्लड बैंक को सप्लाई की जाती थी। मिलावटी खून की सप्लाई कानपुर के अंजलि ब्लड बैंक, बहराइच के हसन ब्लड सेंटर और उन्नाव में सिटी चैरिटेबल ब्लड सेंटर में भी होती थी। पुलिस के मुताबिक खून के धंधे में कई बड़े अस्पतालों के नाम भी सामने आ रहे हैं।
ऐसे में जांच के दौरान कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इस ब्लड बैंक से जुड़े तमाम अन्य लोगों की छानबीन की जा रही है। फिलहाल दोनों ब्लड बैंक सील कर दिए गए हैं। कैमरा सहयोगी रोम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगाल, लखनऊ। और जैसा कि हमने आपसे कहा था, आपको बताते हैं कि आज से आपकी जिंदगी से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है। वैसे तो हर महीने की पहली तारीख से कई बदलाव होते हैं, लेकिन इन बदलावों की वजह से आप पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, तो आइए आपको बताते हैं कि आज से क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। डॉक्टर्स के लिए आईटी नियम में बदलाव होगा। क्रिप्टो करेंसी पर टीडीएस आज से लगेगा। इधर पैन और आधार लिंकिंग के लिए दोहरा शुल्क लगेगा। जी हाँ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए भी बदलाव। अब ये लोग कार्ड डिटेल नहीं सेव कर पाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों पर आज से बैन लग गया है और क्रेडिट डेबिट कार्ड पर टोकनाइजेशन लागू होगा। स्विगी जोमेटो डिलीवर करेंगे क्वालिटी वाला खाना। दोपहिया वाहनों की कीमतें भी आज से बढ़ जाएगी। एयर कंडीशनर्स भी आज से महंगे हो जाएंगे। तो ये टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आज से क्या क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 5 बड़े बदलाव आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों पर आज से बैन लगेगा। क्रेडिट डेबिट कार्ड पर टोकनाइजेशन आज से लागू हो जाएगा और स्विगी जोमेटो डिलीवर करने वाले क्वालिटी वाला फूड आज से डिलीवर करेंगे। ये है बदलाव, हमने आपकी स्क्रीन पर रखती है पॉइंट वाइज। आप देख सकते हैं कि क्या बदल रहा है और आप ये अनुभव भी कर सकते हैं कि ये जो बदलाव हैं ये आपकी जिंदगी पर क्या सीधा असर डालने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से है। ब्लॉगर रितिका मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी पति और उसके दोस्तों का काला चिट्ठा सामने आ गया है। पैसों के लिए पति पर दोस्तों के पास भेजने का आरोप था। पुराने एफआईआर के मुताबिक रितिका ने यह आरोप अपने पति पर लगाया और पति के दोस्तों ने दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। ये भी इस एफआईआर में लिखा गया है। मार्च महीने में एफआईआर में कई गंभीर आरोप पति पर लगाए गए और पति समेत दीपाली और उनके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। 12 मार्च को थाना टूंडला में केस दर्ज हुआ था। बड़ी खबर और ये चौंकाने वाला खुलासा। ये बात रितिका की तरफ से बताई गई थी कि दोस्तों के पास भेजा गया था पैसों के लिए और दुष्कर्म की कोशिश की गई। दोस्तों का काला चिट्ठा सामने आया है। उसके आरोपी पति का काला चिट्ठा सामने आया है। पैसों के लिए पति पर दोस्तों के पास भेजने का आरोप लगाया था रितिका ने। बिल्कुल, और ये शिकायती पत्र रितिका का सामने आया है। कई चौंकाने वाले खुलासे इस शिकायती पत्र में किए गए हैं। पति पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और यहाँ पर लापरवाही भी सामने आई है कि बावजूद इसके पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।